नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं देहरादून के साथ। इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह पूर्व सीएम के बीच खींचतान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। कर्मकार कल्याण बोर्ड से हटाए गए हैं शमशेर सिंह सत्यपाल। और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास माने जाते हैं शमशेर सिंह सत्यपाल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह से उन्हें हटाया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं सत्याल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह से उन्हें हटाया गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां कैबिनेट मंत्री हरक सिंह और पूर्व सीएम के बीच खींचतान से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी करीबी माने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह से उन्हें हटा दिया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह और पूर्व सीएम के बीच खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के काफी खास माने जाते हैं शमशेर सिंह सत्याल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी की वजह से उन्हें हटा दिया गया। तो शमशेर सिंह सत्याल को कर्मकार बोर्ड अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। वहीं राजधानी देहरादून में मौसम का मिजाज बदल गया है। देहरादून और मसूरी में जमकर बरसे मेघा, जल भराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। देहरादून और मसूरी में भारी बारिश, जल भराव की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। तो भारी बारिश की जानकारी मिल रही है और जल भराव ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है। चले बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कल देर शाम मंत्री बीएल वर्मा ने भेंट की। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात में राज्य से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में बीजेपी नेता बलजीत सोनी के पिता के अंतिम अरदास में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बलजीत सोनी के परिवार से भेंट कर उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की भी कामना की। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व पार्षद दीपा शाह के इलाज के लिए भी 2 लाख की आर्थिक सहायता दी। पूर्व पार्षद दीपा शाह ने मुख्यमंत्री से भेंट करके अपने स्वास्थ्य को लेकर अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने दीपा शाह के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। 5वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप अबू धाबी में परचम लहरा कर लौटे उत्तराखंड के जुजित्सु खिलाड़ियों ने को सीएम आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आगामी एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड जुजित्सु चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी, मनोबल बढ़ाया। बुधवार को सीएम आवास पर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खिलाड़ियों ने पदक तालिका में स्थान पाकर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है और साथ ये भी कहा कि खिलाड़ियों को होने वाली समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सभी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में राज्य के लिए नई खेल नीति बनाई जा रही है। बुधवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली शक्ति केंद्र संयोजकों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने अद्भुत योगदान दिया है। उम्मीद यही है कि इस तरह से आगे भी सभी मिलकर देश के लिए कार्य करेंगे और उन्होंने आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने और जीत हासिल करने का भी मूल मंत्र दिया। आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा 5वें दिन देहरादून के द्वारहाट विधानसभा पहुंची। मासी बाजार पहुंचते ही सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोठियाल भूमिया देवता के दर्शन करने पहुंचे, भगवान का आशीर्वाद भी लिया। देव दर्शन के बाद कर्नल कोठियाल ने मौजूद सैकड़ों जनता से मुलाकात की। लोगों ने कर्नल कोठियाल का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया।
भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड के बाड़ाहोती में चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से घुसपैठ की जानकारी मिली है। प्रदेश की सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सेना और आईटीबीपी के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। सीमा पर सड़कें भी ठीक है और ये भी कहा कि खुफिया एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। निश्चित रूप से जानकारी मिली है, समाचार माध्यमों से मिली है, अन्य माध्यमों से मिली है, उस पर एजेंसियां अपना काम करेंगी। अपनी साफगोई को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से चर्चा बटोर ली है। दरअसल पूरा सियासी माहौल अब इस वजह से गर्म हो गया है। मसूरी नगर पालिका परिषद में उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन संरक्षण समिति की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत शामिल हुए। इस दौरान कॉमरेड शिव प्रसाद देवली ने उनके सामने ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, बदले गए सीएम को नालायक बता दिया। हरक सिंह ने संबोधन में कहा कि आज उत्तराखंड के आंदोलनकारी शहीदों की आत्माएं रो रही हैं कि आज हमने किन नालायकों के हाथ में उत्तराखंड राज्य को सौंप दिया। मंत्री हरक सिंह के इस बयान के राजनीतिक गलियारों में खूब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। भाई बेजवार की आत्मा रोएगी, उन बलबीर सिंह की आत्मा रोएगी, उन सैकड़ों लोगों की आत्मा रोएगी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए बलिदान दिया है। हमने इन नायकों के हाथों में, इन बेवकूफों के हाथों में उत्तराखंड को सौंप दिया है। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी, अगर हम सही मायने में उत्तराखंड के हितैषी हैं, सही मायने में उत्तराखंड के प्रेमी हैं, तो उन आत्माओं को रोने से रोकना होगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बयान के मायने हरक सिंह रावत ही जानते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया वही बता सकते हैं। दरअसल मसूरी दौरे के दौरान हरक सिंह रावत ने कहा था कि आज प्रदेश सरकार नालायकों के हाथ में है और शहीदों की आत्मा रो रही है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है वही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। नहीं सर, आप क्या मानते हैं कि इस तरह से टिप्पणी करना कोई उचित है? अब वो देखिए, ऐसा है कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, क्या कहा है, वो आप लोग उनसे मिलेंगे तो वो बताएंगे आपको क्या कहा है उन्होंने। वहीं हरक सिंह के बयान पर अब कांग्रेस नेता भी चुटकी ले रहे हैं। कांग्रेस की गढ़वाल मीडिया प्रभारी गरिमा दसोनी ने कहा कि हरक सिंह रावत सत्य बातों को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी पर सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि बीजेपी के भीतर घात को सभी लोग समझ रहे हैं। ही सही, लेकिन पहली बार जीवन में शायद हरक सिंह रावत जी के मुंह में सरस्वती बैठी हुई थी। अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्रियों पर जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है उसमें बिल्कुल 100% सच्चाई है, क्योंकि जो हाल भाजपा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर गैरसैंण का किया, जो अधर में लटका हुआ मुद्दा था और उसके साथ कुठाराघात करने का प्रयास किया है। हमारा कमोबेश गरीब और छोटा राज्य है, नया राज्य है, दो राजधानियों का वहन नहीं कर सकता, उस खर्चे का वहन नहीं कर सकता। और वाकई जो आज उत्तराखंड की दुर्दशा इस प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार के दौरान हुई है, एक काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा उत्तराखंड का इतिहास जब, तो ये 5 साल प्रचंड बहुमत की सरकार के काले अध्याय के रूप में लिखे जाएंगे। पीएम मोदी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को दर्शाने के लिए आज हल्द्वानी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने शिरकत की। कहा कि पीएम मोदी के 7 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा और आज के दिन पीएम मोदी की विश्व के बड़े नेताओं में गिनती होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मोदी जी के द्वारा किए गए कामों का या उनके द्वारा जो बड़े निर्णय लिए हैं उनका, या जिन बड़े लोगों से उनका बैठकें हुई हैं, उनको लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और सारे कार्यकर्ता यहाँ उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और इससे एक नई ऊर्जा लेकर लोग जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले समय में किया है 6 साढ़े 6 साल में, वो ऐतिहासिक है। मोदी जी का कालखंड मैं समझता हूँ कि विश्व के शासना अध्यक्षों या प्रधानमंत्रियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आज पूरे विश्व के नेता वो खाली नहीं बने, अपने कामों की वजह से बने हैं। इसलिए मोदी गैलरी करके आज ये प्रदर्शनी का आयोजन। जैसे जैसे उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल आने वाले चुनावी समर में अपनी दावेदारी के लिए ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा और बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली के बाद अब शेर सिंह राणा की पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी रथ यात्रा के जरिए सभी विधानसभाओं में भ्रमण करेगी और लोगों को अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील करेगी। ये रोजगार रथ हमारी जितनी भी विधानसभाएं हैं हरिद्वार जिले की,
उनमें भ्रमण करेंगी। फिलहाल तो हमने हरिद्वार जिले को ही टारगेट किया हुआ है और जगह जगह जाएंगे और इस रथ का भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा हर विधानसभा में। और हम गारंटी देंगे, गारंटी कार्ड हमने लॉन्च किया है, तो जो भाई भी उनकी डिटेल्स हम सारी अपनी डायरी में मेंटेन करेंगे। और जो भाई भी हमारी इस मिशन से जुड़ेगा और हम जिसके पास हमारा कार्ड होगा, तो इस इलेक्शन के बाद 2022 के इलेक्शन में हमारी जितने भी सीटें निकलेंगी और हमारी सरकार में हिस्सेदारी बनती है, तो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि जितने भी हरिद्वार जिले के भाई हैं उन्हें सबको रोजगार दिया जाए। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में व्यापारियों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ थाली बजाकर प्रदर्शन किया। नगर पंचायत प्रशासन पर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। सुल्तानपुर पट्टी के नगर पंचायत प्रशासन द्वारा तालाब की भूमि पर सार्वजनिक बोली लगाकर व्यापारियों को दुकानों का आवंटन किया गया था और व्यापारी दुकानों को किराया भी दे रहे थे, लेकिन न्यायालय के आदेश पर नगर पंचायत ने दुकानों को खाली करने के आदेश दे दिए हैं। इससे अब व्यापारियों में रोष है। कर्मचारी चोर हैं तो आम जनता को ये कैसे कहेंगे कि ये चोर नहीं है? कल को ये फिर पुलिस चोर इसे पकड़ती है, फिर क्या है? इससे बढ़िया तो पहले सरकारी कर्मचारियों को पकड़ के अंदर कराया जाए जिन्होंने हमारे साथ 420 करी है, चोरी का माल बेचा है और हमसे समय समय पे 3 साल बाद 10% टैक्स बढ़ा के हमसे किराया बढ़ा रही है क्या? और हम लोग कहाँ जाएँ? 2 साल हो गए, ये कोरोना काल में सब मार्केट बंद पड़ा है और व्यापारी अपने साथ अपने कर्मचारियों को कहाँ से रोटी देंगे? उत्तराखंड में रेहड़ी पटरी पर काम कर रहे गरीब तबके के लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। इन लोगों को काम करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए बीजेपी सरकार ने रेहड़ी पटरी पर काम करने वाले लोगों को स्थायी जगह देने का फैसला किया है, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण का संचालन अच्छे से हो सके। उनका सपना था, भारतीय जनता पार्टी का शुरू से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये उद्देश्य रहा था उस समय कि भाई जितने हमारे गरीब लोग हैं, रेहड़ी वाले लोग हैं, उनको वो स्थायी जगह दी जाए। उनके सपनों को साकार करते हुए आज प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी के नेतृत्व में आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कि आज गरीबी के लिए जो कार्य किया है, निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा कार्य उन्होंने शुभारंभ किया और ये हमारा तीसरा वेंडिंग जोन है और हरिद्वार के जितने भी रेहड़ी वाले हैं उनको एक स्थायी रूप से जगह मिलेगी जहाँ हम अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। हमारे नगर निगम भाजपा के बोर्ड ने इसको बहुमत से पास किया था और निश्चित तौर पर बड़ा सराहनीय कार्य। लंबे इंतजार के बाद जाकर अब चारधाम यात्रा खुल चुकी है। चारधाम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, लेकिन अभी भी सीमित संख्या में श्रद्धालु वहां पर जा सकते हैं। इसके तहत बद्रीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में प्रतिदिन 400 यात्री ही जा सकते हैं। तो वहीं प्रदेश सरकार अब इस संख्या को बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन और धर्म संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि हाईकोर्ट से हम आग्रह करेंगे कि और यात्रियों को दर्शन करने की इजाजत दी जाए। लोग निराश होकर लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, लोग निराश होकर लौट रहे हैं और यात्रा पहले भी कोरोना काल में चली थी, हमने उसको अच्छी तरह से मॉनिटर किया था। कोई भी बीमारी का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोरोना का कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हम पूरी तरीके से सक्षम हैं और निश्चित रूप में हम याचिका जो है हाईकोर्ट में दाखिल करेंगे और उनसे अनुमति मांगेंगे कि संख्या बढ़ाई जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। अरे कमला भाभी, आप कब से सिलाई कढ़ाई करने लगी? आपको तो घर के चूल्हा चौका से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ जीजी, जब से उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस मिली है तब से तो बड़ा आराम हो गया है। अब तो जलाए की लकड़ी ले के लिए जंगल भी ना जाए पड़ते और खाना बनाते समय आंखों में धुआं भी नहीं लगता है। चलो, फटाफट खाना बन जाता है, उसके बाद झटपट घर के सारे काम निपट जाते हैं। पता है जीजी, हम तो पहली बार ऐसी सरकार देखे जो इतना बढ़िया काम कर रही है। भाई जुग जुग जिए योगी और मोदी जी। सही बात है। देश की महिलाओं को चूल्हे के धुएं से आजादी दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के प्रथम चरण में 1.47 करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए गए, जिससे प्रदेश की महिलाओं को धुआं जनित बीमारियों से छुटकारा मिला और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब महिलाएं भी प्रदेश के विकास में बराबरी की भागीदारी निभा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा से 10 अगस्त 2021 को की गई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
उज्ज्वला 2.0 के अंतर्गत प्रदेश में 20 लाख से अधिक मुफ्त गैस कनेक्शन एक भरे हुए सिलेंडर के साथ दिए जा रहे हैं। स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। धन्यवाद मोदी जी। आपके विधायक से सीधा सवाल, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंगर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट का आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देहरादून से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रसाली ने आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए कोई पुख्ता तैयारी नहीं कर रही। कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद बेहतर करने के लिए चारधाम यात्रा का संचालन जरूरी है। श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस लौट रहे हैं, इससे इस यात्रा से जुड़े व्यवसायी को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी मांग की। बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुई चारधाम यात्रा आज सरकार के कुप्रबंधन का शिकार हो चुकी है। केवल 2 हफ्ते में ही ये यात्रा पटरी से उतर चुकी है। श्रद्धालुओं को भारी समस्या आ रही है। श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार अपना चुनावी एजेंडा सेट करने में लगी है। जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ चारधाम यात्रा से लोगों को उम्मीद थी कि हमारा कारोबार चलेगा, आज वो लोग निराश और हताश हैं। सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। सरकार को तुरंत ही व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए, ये मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। और देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु आज उत्तराखंड से बिना दर्शन किए वापस जा रहे हैं, जो इस सरकार की असफलता का जीता जागता प्रमाण है। और वहीं आपको बता दें कि कालाढूंगी विधानसभा में ब्लॉक प्रमुख रवि कन्याल और बीजेपी नेता गजराज बिष्ट ने एसएमडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दिया है। इस ज्ञापन के जरिए मिनी स्टेडियम के निर्माण को शुरू करने की मांग की गई है। गजराज बिष्ट ने कहा कि कालाढूंगी में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए पहली किस्त आवंटित कर दी गई थी, लेकिन अधिकारी और प्रशासन की लापरवाही के चलते काम में वन विभाग ने रोक लगा दी। इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये बरसों से जो यहाँ के युवा खिलाड़ी हैं, जो युवक हैं, यहाँ के युवक युवतियाँ हैं, वो लगातार यहाँ मिनी स्टेडियम की एक मांग कर रहे थे लगातार कालाढूंगी में, जिसको देखते हुए सरकार ने उसका यहाँ पर लोकार्पण किया, पैसे भी दे दिए, उसका काम भी प्रारंभ हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रशासन की लापरवाही से वो काम रुक गया। और आज मैंने एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि भाई इसका काम शीघ्र प्रारंभ हो और प्रशासन इसमें लापरवाही न करे और तुरंत युवाओं की जो डिमांड है, जो युवा चाहते हैं यहाँ के लिए मिनी स्टेडियम बने, वो तुरंत से तुरंत प्रारंभ किया जाए। वहीं उत्तराखंड में विकास को गति देने के लिए टीएचडीसी योगदान दे रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया का नंबर 1 संस्थान टीएचडीसी नए नए आयाम कायम कर रहा है। इसी क्रम में ऊर्जा को स्टोरेज करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इससे अब विद्युत ऊर्जा स्टोरेज की जा सकेगी, निर्यात भी किया जा सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान संस्थान को सीएमडी राजीव बिश्नोई ने बताया कि हाइड्रोजन मिशन प्रोजेक्ट के साथ साथ उत्तराखंड के कई शहरों में चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे पेट्रोल डीजल से हटकर आमजन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सफर करने के लिए प्रेरित होगा। हाइड्रोजन मिशन के नाम से नेशनल हाइड्रोजन मिशन वो एक तरह का ऊर्जा बचत बैंक है कि जिसमें हम ऊर्जा को संचित करके हाइड्रोजन के रूप में हम रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। उसका उपयोग हम अपने बड़े बड़े जो हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं, वहाँ पे कर पाएंगे और उससे अपने जो हमारी विदेशी मुद्रा है जो खर्च होती है फॉसिल फ्यूल्स पे, उसको हम बचा पाएँ। तो ऊर्जा बचत का जो है एक सरकार का बहुत बड़ा प्रयास है और उसको हाइड्रोजन मिशन के रूप में सरकार ने रोल आउट किया है और टीएचडीसी अब उसमें भी बहुत जल्दी से अपनी एक मुख्य भूमिका निभाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस अब एक सुविधा है जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना है
तो उससे पहले हमें ये सुविधाएं अपने समाज के लोगों को देनी होंगी और इसके लिए अब ये प्रयास है कि हर जगह, हर शहर में जो मुख्य स्थान है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का स्थापन करें। और अभी अपने उत्तराखंड में इसको शुरू करने के लिए THDC ने ये प्रयास किया है कि तुरंत देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश और कुमायूं में इनका तुरंत स्थापना करके और लोगों को संदेश दिया जाए कि लोग अब अपनी सोच को बदलें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच ओवर करें। आजादी के 75 अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाली जा रही साइकिल रैली को सीमा सशस्त्र बल काठ गोदाम से दिल्ली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थली राजघाट के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि देश जहां आजादी का 75 अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं सीमा सशस्त्र बल भी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसमें अब SSB ग्वालदम और SSB DD हाट से 34 सदस्यीय साइकिल दल को कोठ गोदाम में से दिल्ली में 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर मनाए जाने वाले भव्य समारोह में प्रतिभाग करेंगे। सभी जवान जोश से लवरेज हैं। हम लोग ग्वालदम से निकले, कौसानी, अल्मोड़ा, भवाली होते हुए आज हम काठगोदाम पहुंचे हैं और 2 तारीख को राजघाट में हमारा इसका समापन होगा। और सभी लोग, हमारे पूरे जो टीम है, पूरी टीम बहुत जोश से भरी हुई है और 17 लोगों की टीम है जो हमारी ग्वालदम से चली है। काफ़ी जोश है, काफ़ी हर्ष है। आज़ादी का महोत्सव में हमें हिस्सा बन पा रहे हैं हम लोग। संदेश क्या है लोगों को आपके? आज़ादी के प्रति, आज़ादी का जो महत्व है वो बताना, हम लोग कैसे, हमारे जो शहीद हुए लोग जिन्होंने स्वतंत्रता लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी जो थे जिन्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ा, अपना बलिदान दिया, उनको स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस लोगों में, समाज में जन जागरूकता फैलाते हुए कि कैसे हमें स्वाधीनता मिली थी वो हम प्रचार करते हुए जा रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आपको पता ही है, भारत की स्वतंत्रता का ये 75वां वर्ष है और सारे देश में देशवासी इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में हमने साइकिल रैली आयोजित की है जो कि सीमांत क्षेत्र में स्थित हमारी 11वीं वाहिनी DD हाट से एक हमारी टीम आई है जो कि राजघाट तक जाएगी और दूसरी हमारी साइकिल रैली की टीम ट्रेनिंग सेंटर ग्वालदम जो हमारा चमोली ज़िले में है, वहाँ से एक साइकिल रैली आई है जो कि आज काठगोदाम से जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है। दोनों एक साथ जाएंगी और ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट में एकत्रित होंगी और वहाँ पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें ये शामिल होंगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टी वोटर्स को लुभाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में मंगलौर से मौजूदा कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन निजामपुर गांव पहुंचे। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दलों का हार्दिक स्वागत है, लेकिन जो पार्टी अस्तित्व में ही नहीं है वो तो क्या चुनाव लड़ेंगी, तो उनका तो भी यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। और रहा सवाल, यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो बाकी और किसी पार्टी का तो यहाँ अस्तित्व ही नहीं है। 2 ही पार्टियों के बीच में मुकाबला होगा और 2 ही पार्टियाँ यहाँ सरकार बनाने में सक्षम है। और निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की इस योजना की 2017 से 2022 के बीच की कार्यप्रणाली है, उससे जनता आहत और त्रस्त है और पहाड़ से प्लेन तक सभी जगहों तक सरकार बनाने के लिए जनता उत्साहित है, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए। खबरों में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।